आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। हर रोज की तरह खबरों से खबरदार के बारे में आपको हम रूबरू कराते हैं और आपको लगातार अपडेट कराते रहते हैं कि क्या कुछ बिहार की सियासत में हो रहा है या फिर क्या कुछ होने वाला है। तो जो खबरें हैं वो निकल कर बिहार से जो आ रही है वो सबसे बड़ी खबर है। जिस तरीके से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े पैमाने पर भूमि और राजस्व विभाग में नियुक्ति पत्र बांटी है और बिहार में सर्वे कराने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ लिया है। तो दूसरी तरफ लगातार जो लोकसभा के परिणाम आए हैं तो कई पार्टी में कई विधायक हैं, कई नेता हैं जिनके ऊपर आफत की घंटी बजने लगी है। इसके अलावा बिहार में बात करें तो सम्राट चौधरी अयोध्या से लौट आए हैं, पगड़ी प्रभुराम के चरणों में सौंप आए हैं। तो दूसरी तरफ जदयू में बड़ा बदलाव हुआ है और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संजय झा ने अपना पद संभाला है और पटना में उनका भव्य स्वागत हुआ है। सम्राट चौधरी का भी स्वागत हुआ है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में आमूलचूल बदलाव को लेकर के पाठक के बाद एस सिद्धार्थ भी अब काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं और लगातार वो स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। कभी सफ़र कर रहे हैं बसों से तो कभी ट्रेन से और लगातार इसकी वीडियो और तस्वीर वायरल भी हो रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार परवीन बागी मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी। तो सबसे पहले बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ ले रहे हैं, क्या अब अधिकारी बेलगाम हो गए हैं या नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं? दोनों बात है इसमें। अधिकारी भी बेलगाम हो गए हैं, सरकार का उन पर नियंत्रण नहीं है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कमज़ोर हो गए हैं। इसीलिए जहां मुख्यमंत्री को निर्देश देना चाहिए था, आदेश देना चाहिए था, वहां अब वो काम कराने के लिए अधिकारियों के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, एक तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं कि ये काम आप जुलाई 2025 तक करा दीजिए। लैंड सर्वे का काम, खेतों के सर्वे का काम चल रहा है और इस पर जोर है, मुख्यमंत्री का जोर है कि उनका मानना है कि बिहार में 60% जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं वो भूमि विवादों के कारण हो रही हैं और ये सर्वे से भूमि विवादों का समाधान हो जाएगा। जो झगड़े हैं ज़मीन को लेकर के वो झगड़े सब समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अभी उसका मालिकाना हक कई लोगों के पास है तो उसको लेकर के ज़्यादा झगड़े होते हैं। परिवारों में संपत्ति का बंटवारा नहीं ठीक से हुआ है, उसको लेकर के भी झगड़े होते हैं। तो ज़मीन का सर्वे हो जाने के बाद उसमें सही मालिक कौन है ये रिकॉर्ड में आ जाएगा, दस्तावेज में आ जाएगा, तो विवाद समाप्त हो जाएगा, ऐसा सरकार का मानना है। इसीलिए ये काम चल रहा है। मगर मुख्यमंत्री ने इसी काम को और तेज करने के लिए, लैंड सर्वे के काम को तेज करने के लिए कल मुख्यमंत्री ने अमीन और सर्वेयर को जो नियुक्ति पत्र बांटी, वो सभी संविदा पर नियुक्त हुए हैं। तो उसी कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने जो विभागीय सचिव हैं भू सुधार राजस्व विभाग के, उनको कहा कि हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, कहिएगा तो पैर भी पकड़ लेंगे, मगर जुलाई 2025 तक इस काम को आप पूरा करा लीजिए। और चीफ सेक्रेटरी को भी इंगित किया, विभागीय मंत्री को भी कहा, दिलीप जायसवाल को, कि इस काम पर आप ध्यान दीजिए। और सभी जिला के प्रभारी मंत्रियों से भी उन्होंने आग्रह किया कि वो अब बैठकों में इसका रिव्यू करें और इसको तेज़ी से कराएं। मगर ये मुख्यमंत्री पैर पकड़ लें क्या, दंडवत भी हो जाएंगे, तभी ये तय मानिए कि ये नहीं होने वाला है। बिल्कुल असंभव सा काम, असंभव है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि 2013 से उन्होंने ये काम शुरू किया है, सर्वे का काम, और बिहार में 45,000 से अधिक राजस्व गांव हैं, रेवेन्यू विलेज जिसको कहा जाता है। तो उस 45,000 से अधिक रेवेन्यू विलेज में से 13 ये हो गया 24, यानी 10 साल से ज़्यादा, 11 साल हो गए। तो 11 साल में मात्र 900 गाँव में का सर्वे अभी तक हुआ है और समझ लीजिए कि 43,000 44,000 गाँव अभी बचे हुए हैं। तो जब आप 11 साल में 900 गाँव का सर्वे कर पा रहे हैं, लैंड रिकॉर्ड का दस्तावेजीकरण हो रहा है, तो एक साल में आप कैसे इतना कर पाएंगे 44,000 गाँव का?
ये तो एकदम माने साक्षात विश्वकर्मा भी आके ज़मीन नापने लगे तो ये काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए हाथ जोड़ रहे हैं। इसीलिए वो हाथ जोड़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का जितना ड्रीम प्रोजेक्ट होता है वो सबका हश्र यही होता है। हालांकि उनकी नीयत बिल्कुल ठीक है, उनकी सोच भी सही है कि ज़मीन विवाद के कारण ज़्यादातर हिंसक घटनाएं हो रही हैं और उसकी वजह यही है कि उसका रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है ज़मीन का। तो एक बार रिकॉर्ड दुरुस्त हो जाएगा तो उसके नाम पर जो फर्जीवाड़ा होता है, एक ही ज़मीन को 10-10 बार बेचा जाता है, तो वो सब बंद हो जाएगा। मगर इसके लिए जो मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए, जो ब्यूरोक्रेसी का जो समर्पण होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं दिखता। और सर्वे की आड़ में ये तो हो रहा है, सर्वे की आड़ में किसान प्रताड़ित हो रहे हैं। हाँ, बड़े पैमाने पर प्रताड़ित हो रहे हैं, उनसे अवैध वसूली हो रही है हर गांव में, और ये सारे अधिकारी जानते हैं, मंत्री भी जानते हैं। अवैध वसूली हो रही है, पैसा नहीं देने पर उनका सर्वे में गलत नाम डाला जा रहा है। नाम डाल दिया जा रहा है, उनकी ज़मीन को दूसरे के खाते में डाल दिया जा रहा है। ये सब बड़े पैमाने पर हो रही है और फिर दुरुस्त कराने के नाम पर फिर पैसे वसूले जा रहे हैं। तो ये खेल हो रहा है। तो जब तक इस पर वो भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगाएंगे, अफसरों में भय पैदा नहीं होगा शासन का, तब तक कोई योजना सफल नहीं होगी, कोई काम पूरा नहीं होगा। बिल्कुल कोई योजना सफल नहीं हुई। लेकिन एक और सवाल है कि भूमि सुधार, जैसा बोल रहे थे प्रवीण बागे जी, भूमि सुधार सबसे बड़ी समस्या है और मार काट हिंसा प्रवृत्ति बता, नीतीश कुमार इसको बार बार बोलते भी रहे। लेकिन इसी को सुधारने के लिए सरकार के तरफ से अदालत, जन अदालत हर थाने में शनिवार को लगाया जाता था और उसकी पहल भी की गई थी। क्या इसका भी कुछ असर पड़ा या नहीं? नहीं, देखिए, सरकार माने बयानवीरों के उससे सरकार चलती है। नीतीश कुमार की सरकार खास तौर पर माने जब 2005 से ये मुख्यमंत्री बने, हालांकि कुछ काम भी, जो भी काम हुआ है नीतीश कुमार ने ही किया है, लेकिन ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, माने लंबा चौड़ा हाँकने का काम जो है इस सरकार का है। इस सरकार में अब हालांकि वो नेता अब नहीं रहे, सुशील मोदी जी थे, तो वो कहते थे कि राज्य के 19,000 नलकूपों को अगले साल दुरुस्त कर दिया जाएगा और हर खेत तक पानी पहुंचा देंगे। वो आज 20 साल उनको ये कहे हुए हो गया, मैंने 16-17 साल तो ज़रूर हो गए, वो नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। हर खेत तक पानी पहुंचाने की बात छोड़िए, हर खेत का सर्वे की जो बात हो रही है कि ज़मीन का सर्वे हो जाए, वो काम जो अभी जिन लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई है उसमें पहले ही दिन आरोप लग गया। जमुई के मुंगेर में कई ऐसे अभ्यर्थियों से पत्रकारों ने पूछा तो वो लोग कट्ठा किसको कहते हैं और कड़ी किसको कहते हैं ये वो जानते ही नहीं। धूर किसको कहते हैं, धूर किसको कहते हैं, हाँ, वो नहीं जानते। और वो अमीन बहाल हो गए हैं, उनको दे दिया गया नियुक्ति पत्र। तो आनंद फानन में हम नौकरी देने वाले सबसे बड़े दानवीर हम ही हैं, तो नौकरी दे दिया। ये पहले नियुक्ति हो चुकी है, अब इसके दे रहे हैं। तो ये सब जो है वो केवल बयान देना है। सोन नहर के टेल एंड तक पानी पहुंच जाएगी, ये 2010 से हो रही बात, टेल एंड तक पानी पहुंच जाएगी। अभी सोन नहर का टेल एंड को छोड़िए, अभी ऊपर में ही पानी के लिए किसान तरस रहे हैं और लोगों को पानी नहीं मिल रहा। अब तो वो नहर डेड माने हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है। कई जगह पर तो वो नाला बन गया, लोग अपना घर का पानी गिरा रहे हैं। तो सवाल ये है कि सरकार जो भी कह रही है केवल लोगों को बहलाने के लिए कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं करना है, केवल बयान दे के चुनाव जीत जाना है, फिर 5 साल ऐसे ही ऐश करते रहो, लंबा चौड़ा बयान देते रहो। नीतीश कुमार की सरकार की ये खास बात है कि वो बयान देकर 5-5 साल तक सरकार में हो रहा है। यानी सुशासन बाबू अब फेल हो गए पूरी तरीके से, कोई बिहार के लिए बोझ हो गए क्या? आप ठीक ही कह रहे थे कि एक बार संसद में लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि सत्ता जो है रोब और दाब से चलता है। नीतीश कुमार ने जब कहा था भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस होगा, उनके घर में स्कूल खोल देंगे, जब्त कर लेंगे, वो क्या हुआ? कितना शुरुआती दौर में हुआ भी, हमने एक या 2 स्कूल खुला था, लेकिन क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? और भ्रष्ट लोग नहीं हैं इस दर। सारे सर्किल अफसर, अगर सर्किल अफसरों की जांच कर ली जाए तो सारे सर्किल अफसर अरबपति हैं और उनको अगर जांच हो जाए तो सबको जेल जाना पड़ेगा। और लेकिन ये सरकार नहीं करती है, भ्रष्टाचार इनको दिखता नहीं है। ये 0 टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार पर कहा था, अपराध पर 0 टॉलरेंस कहा था। अपराध भी चरम पर है।
शराब बंदी करने के बाद जितने नियम कानून लगाकर माने गरीब लोगों को जेल में ठूंसा गया, और पुलिस की जेब ये इसी कानून की मालामाल होते थे। पुलिस मालामाल हो रही है और शराब हर जगह बन रही है। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि ये सरकार का इकबाल जो है वो ख़त्म हो जाना, वो नीतीश कुमार का इकबाल ख़त्म हो गया है। मनमानी कर रहे हैं अधिकारियों के मन से ये सरकार चल रही है, वो जैसा चाहते हैं वैसे ही होता है। और नीतीश कुमार अब हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि चुनाव से पहले करवा दीजिए, देखिए अब कुछ करिए। तो ये सवाल है कि वो हाथ जोड़ रहे हैं। लाचार मुख्यमंत्री। हाँ, लाचार मुख्यमंत्री हैं। अब ये इससे ये भी तय हो गया कि चुनाव समय से पहले नहीं होगा, माने 1 साल इंतजार करेंगे, अधिकारियों का हाथ जोड़ते रहेंगे कि ये कमवा करा दीजिए। अब देखिए वो क्या होता है। लेकिन ये बयान वीरों की ये सरकार है, और जब से ये बने हैं तब से केवल बयान देते हैं। बिल्कुल बयान देते हैं। अब सवाल है, दूसरा सवाल है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में गठबंधन और फिर एनडीए दोनों तरफ से कई प्रत्याशियों की हार हुई है, और अब हार के बाद सभी पार्टी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करने के बाद सभी पार्टियों में हार जीत पर तोल मोल हुआ है। खास करके बड़े पैमाने पर महागठबंधन में राजद की बात करें या फिर बीजेपी में भी जो हारें हुई हैं, उसमें अब कई नेताओं पे गाज गिरने की बात बहुत तेजी से फैल रही है। गाज तो गिरेगी, मगर उसमें सबसे दिलचस्प जो चर्चा है वो मुकेश सहनी के बारे में है। मुकेश सहनी 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़े थे महागठबंधन के साथ, मगर एक पर भी जीत नहीं मिली उनको। और तेजस्वी यादव के सबसे करीबी नेता उस दौर में वही थे। हर सभा में वो जाते थे। 250 से ज़्यादा सभा को उन्होंने संबोधित किया तेजस्वी यादव के साथ, मगर खुद खेत रहे। उनकी पार्टी को लोकसभा में जाना नसीब नहीं हुआ। अब वो भी रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे, संगठन को मजबूत करा कैसे किया जाए, और जहां हम हारे 3 सीटों पर उसकी क्या वजह रही। और वो जो समीक्षा बैठक उनकी होगी वो क्रूज पर होगी, और वो क्रूज भागलपुर से खुलेगा और कहलगांव सुल्तानगंज के बीच घूमता रहेगा, गंगा में। और उसी में पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष, सचिव और दूसरे प्रमुख कार्यकर्ता, प्रदेश के पदाधिकारी सब उस क्रूज पर बैठे रहेंगे, और वहीं खाना पीना होता रहेगा, और राजनीतिक चर्चा भी होगी कि कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए। तो इससे वो एक संदेश भी देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं सन ऑफ मल्लाह हूँ। तो मल्लाह का काम जो है नदी से के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनका रिश्ता है नदी से, तो इसीलिए वो नदी के बीच में घूमते हुए बैठक करेंगे, अपनी समीक्षा करेंगे उसमें, और इससे ये संदेश देंगे कि देखिए नदी ही हमारी जिंदगी है, जीविका का आधार है, इसको नहीं भूलना है। तो ये संदेश भी एक देंगे, और दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ राजनीतिक चर्चा भी होगी। मगर दूसरी जो पार्टियां हैं जैसे राजद है, भाजपा है, जदयू है, यहाँ भी जहाँ जहाँ उनके कैंडिडेट हारे हैं उसकी क्या वजह रही ये चल रही है। इस पर समीक्षा चल रही है, चर्चा हो रही है। जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कई कमिटियाँ उसके लिए बनी हुई हैं, वो रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। तो उसमें ये माना जा रहा है कि जिस विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी पिछड़ गया उस क्षेत्र के विधायक पर कार्रवाई होनी है। वो चाहे जिस पार्टी से हो, भाजपा से होगा तो भाजपा के कार्रवाई करेगी, राजद से होगा तो राजद कार्रवाई करेगी, और जदयू से होगा तो जदयू का भी कार्रवाई करेगी। तो ये बात चल रही है कि कैसे आपके क्षेत्र से पिछड़ गया। उसमें दिलचस्प बात यह है कि कई सांसद ऐसे हैं जो विधायक थे और चुनाव लड़ रहे थे, उनको टिकट मिला था, तो वो जहाँ से विधायक हैं अपने क्षेत्र में भी वो पिछड़ गए। खास करके पूर्णिया बीमा भारती। हाँ, बीमा भारती पिछड़ गई। वहाँ गया के जो थे कुमार सर्वजीत वो भी बोध गया से विधायक हैं, वहाँ भी वो लीड नहीं ले सके, वहाँ भी पिछड़ गए। वैसे ललित यादव जो दरभंगा ग्रामीण में, वो भी अपने क्षेत्र में पिछड़ गए। तो ऐसे कई विधायक हैं जो अपने ही विधानसभा में लीड नहीं ले सके और वो लोकसभा के उम्मीदवार बन गए थे। तो इन सब चीज़ों पर समीक्षा होगी कि क्या कैंडिडेट का चयन ठीक था या गड़बड़ था, वोट कम क्यों मिले, जिनसे अपेक्षा थी उन्होंने साथ दिया कि नहीं, कोई भीतरघात तो नहीं हुआ। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी
और सबसे ज़्यादा इसमें जो डरे हुए हैं वो राजद के विधायक डरे हुए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने मीटिंग बुलाई थी कुछ दिन पहले और उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो संभल जाएं, सतर्क हो जाएं, कार्रवाई होगी। 2025 में बेटिकट हो जाएंगे, साफ साफ बेटी का, हाँ, उसके कहने का मतलब उनका यही था। मगर इतनी बड़ी संख्या में टिकट काटना भी बड़ा मुश्किल है पार्टियों के लिए। भगदड़ जैसी स्थिति, भगदड़ हो जाएगी और फिर वो विरोध में जीतें या ना जीतें, मगर उसके उम्मीदवार को, अधिकृत उम्मीदवार को हराने का काम करेंगे वो। बिल्कुल। तो कौन विधायक को किस पार्टी से कितने की टिकट कटेगी ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि सभी पार्टियों में बेचैनी है कि आखिर हार हुई है तो कौन अपना था, कौन दुश्मन था, किसने धोखा दिया, किसने पार्टी से गद्दारी की, ये सवाल है। और इसी सवाल में खास करके जैसा ने परवीन बागी ने कहा कि राजद में बड़ी संख्या है, इसके अलावा राजद के अलावा बीजेपी में बहुत बड़ी संख्या है और जदयू में भी संख्या है। सभी पार्टियों में है। राजद में की बात इसलिए छिड़ गई कि अभी कुछ ही दिन पहले तेजस्वी यादव ने ये बात कही। हालांकि लोकसभा चुनाव के पहले ही, चुनाव खत्म होते ही रोहिणी आचार्य ने सबसे पहले ये बात छेड़ी थी और उसी समय उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने भीतरघात किया है उन पर कार्रवाई होनी तय है, जिन जिन लोगों ने भीतरघात किया है। रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई, बहुत मामूली वोटों से हारी थी और इस कारण उनके अंदर का दुख जो बाहर आया था। तो ये मान के चलना चाहिए कि तेजस्वी यादव जो कार्रवाई करने जा रहे हैं ये लालू प्रसाद यादव की आरजेडी नहीं है, ये तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य की आरजेडी है। तो इस आरजेडी में लालू प्रसाद यादव जिस होशियारी से और जिस संयम से वो कार्रवाई करते वो नहीं होने वाला, इसमें एक्शन होगा, निश्चित रूप से एक्शन होगा। कुछ नाम जब इस पर चर्चा हो रही थी कि ये होने वाला है, दो चार नाम मुझे ठीक से यह है कि एक छपरा में मरहौड़ा है जहाँ जितेंद्र राय पर यह आरोप लगा था कि दूसरे किसी प्रत्याशी को उन्होंने खड़ा कर दिया। तेजस्वी यादव को बहुत करीबी विधायक और वो मंत्री भी रहे थे, तो उन पर कार्रवाई होनी तय है जैसा माना जा रहा था। उसी तरह से सिवान के बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के बच्चा पांडे पर आरोप था कि अब उनको भी ये झेलना पड़ेगा। सिवान के रघुनाथपुर से हरिशंकर यादव का भी नाम है। अलौली में रामवृक्ष सदा जो सीपीआई का कैंडिडेट को वो सीपीएम के वो नहीं उनको जीत दिला पाए, ये उनके क्षेत्र में लीड नहीं दिला पाए, तो ये को था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो रीतलाल यादव लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी माने जाते रहे और वो कहते रहे कि दीदी चाहेंगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, मैंने वहाँ से पाटलिपुत्रा से, और उनको टिकट नहीं मिला तो दानापुर में ही आरजेडी को लीड नहीं मिली। तो हालांकि मीसा भारती तो जीत गई, उन पे वो जीत गई लेकिन उनके माने रीतलाल यादव के क्षेत्र में पार्टी हारी, तो उन पर एक आरोप है भीतरघात का। भीतरघात का आरोप औरंगाबाद में भारतीय जनता पार्टी पर है। भीतरघात अगर नहीं कहिए तो अकर्मण्यता कहिए कि आरके सिंह के माने शहरी क्षेत्र में चुनाव कम वोट आना भारतीय जनता पार्टी में, तो वहाँ जो अमरेंद्र सिंह वहाँ लगातार विधायक रहते रहे हैं। तो पार्टियों के भीतरघात हुआ है टिकट नहीं मिलने या दूसरे कारणों से, तो ऐसे सभी नेताओं पर कार्रवाई सभी पार्टियों में होनी है, चाहे वो जदयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे राजद हो। 4 लोकसभा सदस्य जीत गए हैं और फिर कल यानी कि 5 जुलाई को पार्टी का स्थापना दिवस भी है राजद को, इसको कैसे देखते हैं, क्या मंथन? अब वो कार्यालय उनका सजाया जा रहा है, जो पटना में कार्यालय है राजद का, उसमें झाड़ फानूस लग रहे हैं और कल वहाँ कार्यक्रम होगा। लालू प्रसाद के भी आने की चर्चा है, वो आएंगे, तेजस्वी यादव आएंगे और कार्यकर्ता रहेंगे, प्रदेश कमेटी के लोग रहेंगे, तो भाषण का सिलसिला चलेगा, लोग एक दूसरे को बधाई देंगे, जोश दिलाया जाएगा। मगर बड़ी बात यह है कि जो उम्मीद थी पार्टी को, जो दावा किया जा रहा था, उस दावे के कहीं दूर दूर तक पार्टी नज़र नहीं आई। दावा तो ये था कि नरेंद्र मोदी को सत्ता में नहीं आने देंगे, इस बार हमारी सरकार बनेगी और बिहार में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, 30 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा था। मगर सिर्फ 4 सीटों पर पार्टी को संतोष करना पड़ा। तो ये निराशा का माहौल भी है, मगर एक उत्साह भी है कि कम से कम खाता खुला, वहाँ गए, 4 सांसद पार्टी के जीत करके गए। सबसे बड़े खुशी की वजह तो ये रही कि मीसा भारती 2 चुनाव हारने के बाद जीत गई दानापुर से
मगर गम भी रहा कि छपरा हार गए। एक गम ये भी रहा कि पप्पू यादव ने मात दे दिया पूर्णिया में। तो कहीं खुशी कहीं गम वाले माहौल में कल राजद अपना स्थापना दिवस मनाएगा। बिल्कुल, तो कहीं खुशी कहीं गम वाला में राजद स्थापना दिवस कल मनाने जा रहा है। और क्या पार्टी में कुछ होगा तो कल ही पता चलेगा। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में शिक्षा विभाग, अब के पाठक के बाद एस सिद्धार्थ भी पूरे रंग में हैं, लगातार घूम रहे हैं, इनको क्या कहिए? एस सिद्धार्थ जो हैं वो सॉफ्ट नेचर के हैं और उनके काम करने की शैली अलग है, ढंग उनका अलग है। वो उस तरह से लोगों को हड़काते नहीं हैं, बड़े प्यार से और तरीके से काम करते हैं, सबको विश्वास में लेकर के चलने की कोशिश करते हैं। मगर वो नियम कायदे के बड़े सख्त हैं और उसका सख्ती से पालन भी करवाते हैं, उसमें कोई मरव्वत तो नहीं करते। और वो बहुत लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद करते हैं, इंटरेक्शन उनका काफ़ी अच्छा रहता है। पटना में भी कई स्कूलों में वो निरीक्षण के लिए गए, वहाँ छात्रों से बात की, फिर बगल के मोहल्लों में गए कि आप बच्चों को क्यों नहीं स्कूल भेजते हैं, बच्चे अभी स्कूल जाने का टाइम है, बच्चे यहाँ खेल क्यों रहे हैं। ये सब उन्होंने जाना समझा, गार्जियन को समझाया भी। वो आरा जाते हुए दिखे ट्रेन में, सफर करते थे। हाँ, कि वो स्कूलों का निरीक्षण करने जा रहे थे तो बजाय विभागीय गाड़ी के जाने के वो जो ट्रेन है उससे वो जा रहे थे, तो ट्रेन में भी लोगों से मिलते जुलते जा रहे थे। तो ये फीडबैक लेने का एक तरीका है। और अफसरशाही को सही मायने में ऐसे ही जनता से कनेक्ट होना चाहिए, जिसका घोर अभाव है बिहार में। बिल्कुल, ताकि अनुभव हो सके क्या तो इस सिद्धार्थ की तरह अगर अफसर हो जाएं तो बिहार में काम तेजी से होगा और जनता का भरोसा होगा शासन पर, मगर वैसा होता नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, इस सिद्धार्थ की तरह अधिकारियों को होना चाहिए, जनता से लगाव होना चाहिए, जनता से संपर्क मजबूत होना चाहिए। इस सिद्धार्थ ट्रेन का धक्का धुक्की खाते, बात करते हुए, चाय की चुस्की देखते हुए, सबसे बात करते हुए स्कूल पहुंच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? नहीं, एस सिद्धार्थ की कार्यशैली निश्चित रूप से अलग है और वो कुछ करके दिखाएंगे ऐसा लग रहा है। अगर ये सरकार, हाँ, क्योंकि सरकार तो अभी के पाठक ने कुछ नहीं किया। नहीं, के पाठक एक ऐसे अधिकारी थे कि जिसमें एरोगेंसी जरूरत से ज़्यादा थी और कई बार वो सरकार से भिड़ जाते थे, सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं होते थे और अनावश्यक ऐसे फैसले लेते थे जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे होली के दिन ट्रेनिंग, मैंने शिक्षक जिस दिन घर, हर कोई घर रहना चाहता है, उस दिन शिक्षकों की ट्रेनिंग रख दी और इस जिद पर अड़ गए कि ये ट्रेनिंग होगी ही होगी, उसको 1-2 दिन टाला जा सकता था। तो इस तरह के फैसले उन्होंने लिए जिसके कारण वो विवादों में पड़ गए। हालांकि वो सबसे कड़क अधिकारियों में से एक माने जाते हैं, लेकिन एस सिद्धार्थ का काम करने का, और ऐसे भी सामान्य दिनों में भी आप देखेंगे एस सिद्धार्थ ज़मीन पर बैठकर सब्जी खरीदते, सब्जी वाली से बातचीत करते, कभी रिक्शा के पावदान पर बैठ के रिक्शा वाले से बात करते हुए, मंदिर में ज़मीन पर बैठ के उनको भजन करते हुए कई बार उनको देखा गया है। तो वो ग्राउंड ज़मीन पर रह के और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। एक और बात कि जैसे के पाठक ने एक शिक्षक को कहा था तुम इडियट हो, और कई लोगों को उनकी आदत थी अधिकारियों को भी गाली दे देने की। लेकिन एस सिद्धार्थ कल ही एक स्कूल में गए हैं और मास्टर साहब को कहा कि आप अपनी कुर्सी पर बैठिए, यह कुर्सी आपकी है, और फिर वो अपने लिए उन्होंने अलग कुर्सी मंगाई, उस पर बैठे और मास्टर साहब को सम्मान के साथ उनसे बातचीत की। 2-3 स्कूलों में गए तो टीचर्स में जो हड़कंप हो जाती है, भगदड़ मच जाती है, वो नहीं हुआ। उन्होंने उन लोगों से बातचीत की, वो समझना चाह रहे हैं कि आखिर दिक्कत कहाँ है। ये चीज़ भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने जब संपूर्ण साक्षरता के लिए सर्वे किया था, उसी समय हो जाना चाहिए था, किसी अधिकारी को इस तरह से घूमना चाहिए था। हालांकि व्यास जी के जिम्मे उस समय वो था, लेकिन वो सर्वे उस समय नहीं हुआ। वो अब एक अधिकारी गांव-गांव घूम रहा है कि क्या कारण है कि बच्चे घर पर ही रह रहे हैं। बात तो के पाठक हाँ, के पाठक ने ये की थी। लेकिन ये चीज़ जो है अभिभावकों से मिलकर और ये जानना कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कल ही पटना के स्कूल में सारे बच्चे घर पर बच्चे थे, तो उन्होंने पूछा तो और कि आज काम पड़ गया
इसलिए नहीं गई। तो ये सब चीज़ें, आखिर बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं जब उनको पोशाक मिल रहा है, उनको भोजन मिल रहा है, उनको किताबें मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, तो आखिर विद्यालय नहीं जाने का कारण क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस सिद्धार्थ जिस अंदाज पर काम कर रहे हैं, इन्होंने सस्पेंड भी किया है कई अधिकारियों पर। अब देखिए, उस समय आनन फानन में बेंच खरीदा गया और के पाठक के डर से हेडमास्टर्स ने जहां मन वहां से जल्दी बेंच खरीद लिया और उस उसमें अधिकारियों पर अब कार्रवाई बेंच की खरीदी में करोड़ों रुपए का घपला हो गया, घोटाला हो गया। अब एस सिद्धार्थ ने 4 लोगों पर उसको सस्पेंड किया है और कार्रवाई हो रही है। तो इनके काम करने का अंदाज अलग है और निश्चित रूप से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि शिक्षा विभाग में निचले स्तर पर अगर सुधार हो गया, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक, ये माने मिडिल स्कूल वाली वो सुधर जाए तो ऊपर के बच्चे खुद सुधर जाएंगे। बिल्कुल, तो उम्मीद कीजिए, हम सब लोग उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था के हालात बदल जाएंगे, सुधर जाएंगे। गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा की बात होती है उसमें बदलाव बड़े पैमाने पे आएगा। सरकार का जो मुहिम है उसका भी रंग सामने लाएगा। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।